अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद। वही आग जो हमने आज से 1 साल पहले वहां पे लगाई थी, उस आग में कुछ इजाफा हो गया है। बड़ी ही परेशानी है, ये मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी कॉमेंट्री अभी थोड़ी देर में मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने पिछले व्लॉग में भी पूरा एक आर्टिकल शेयर किया था जो उनके एक साबिक कर्नल ने लिखा था आज से 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। वहां पे क्या बात हो रही है, क्या डिबेट हो रही है उसके बारे में, लेकिन साथ ही साथ पिछले 12 घंटे में 2 बड़ी अहम खबरें और भी इसी हवाले से सामने आई और एक तीसरी खबर जो है वो आपसे रिलेटेड भी हो सकती है। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। एक दफा चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ पे बेल आइकन, वो जो नीचे आइकन सब्सक्राइब के साथ एक घंटी बनी हुई है, वो प्रेस हुई हुई है या नहीं, क्योंकि उसके प्रेस करने से ही आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं जब हम वीडियो रिलीज करते हैं। और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह किया करें। हम लोग तमाम आपके कमेंट्स जो है जरूर पढ़ते हैं। हमारी टीम जो है डेडिकेटेड है इस काम के लिए कि आपका फीडबैक जो है वो हम तक जरूर मौसूल होता रहे। बहुत शुक्रिया। मैंने पिछले व्लॉग के अंदर जो है बताया था कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आपकी बहुत सी दुआएं मुझे मिली हैं, पहले से हालत जो है वो बेहतर है इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में आज का दिन जो है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दवाइयां इधर मेरे पास टेबल के ऊपर यहाँ पे पड़ी हुई है, मैं रेगुलरली जो है वो दवाइयां ले रहा हूं। अच्छा जी, सबसे पहले जरा ईरान अमेरिका के हवाले से बात कर लें, क्योंकि कल रात को जो है वहां पे ईरान के 2 मुख्तलिफ बंदरगाहों के ऊपर जो है टेंशन वहां पे पैदा हो गई थी, क्योंकि मिसाइल फायर हुए ईरान की जानब से भी और अमेरिका की जानब से भी। और जो एक सीज फायर खत्म होने का एक डर था, उस सिलसिले में भी अपडेट जो है वो सामने आई है। ईरान में अलबत्ता ईरान जंग में बेहतरीन सालसी के हवाले से जो है वो इसके पेश नजर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की सताइश की करारदाद जो है वो पेश की गई है। पाकिस्तान को जो है वो अप्रिशिएट किया गया है। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन एल ग्रीन ने ऐवान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस जो है वो करार दिया गया। अमरीकी करारदाद के मतलब में पाकिस्तान के सफारती किरदार को सराहते हुए कहा गया कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। पाकिस्तान ने जाली और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। पाकिस्तान ने सफारती वफूद की मेजबानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। करारदाद में मजीद कहा गया कि इस जंग के खात्मे और पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई जरूरी किरदार अदा किया है। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान जंग के नतीजे में हजारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। UNHCR के मुताबिक जारी तनाज़े के नतीजे में 32 लाख अफराद बेघर हुए। इस जंग में अमरीकी फौज के 13 एहलकार हलाक और 399 से ज्यादा जो है वो जख्मी हुए हैं। करारदाद में कहा गया कि ईरान जंग के माली अखराजात गैर मामूली सतह तक पहुंच चुके हैं। मोतबर अंदाजों के मुताबिक जंग अखराजात तकरीबन $1 अरब यौमिया हैं। इस जंग के आलमी सतह पर तवानाई और फ्यूल सप्लाई पर मनफी असरात पड़े। इस जंग का खात्मा फरीकैन, मशरक़ वस्ता और दीगर ममालिक के लिए भी फायदामंद होगा। सो पाकिस्तान की जो है एक्नॉलेजमेंट, पाकिस्तान की जो है वो तारीफ की गई है अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में। इसके साथ साथ जो मैं आपसे बात कर रहा था कि कल रात की जो डेवलपमेंट्स हुई है, इस बात का डर था कि जो सीज फायर इस वक्त चल रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान, कल ये जो रात को पटाखे बजे हैं कहीं उसकी वजह से सीज फायर तो खत्म नहीं हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने एक जर्नलिस्ट ने उनसे एक्चुअली ये सवाल किया, रेचल स्कॉट, उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से जो है उनकी फोन के ऊपर जो है बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि दिस इज जस्ट अ लव टैप, ये एक प्यार से जिसे कहते हैं ना टच किया है बस हल्का सा, और कुछ नहीं है। और उन्होंने उनसे सवाल किया कि क्या इसका मतलब है कि सीज फायर खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा नो, सीज फायर इज गोइंग ऑन, इट्स स्टिल इन इफेक्ट। तो यानी सीज फायर उन्होंने जो है वो कंफर्म किया है कि वो टूटा नहीं है। CNN के ऊपर जो है एक मिलिट्री एनालिस्ट वहां पे आए हुए थे, उन्होंने कहा कि फौजी तज्जियाकार के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप का ये लव टैप वाला बयान हमें ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के बारे में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने ईरान की इन तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद, जिन्हें अमरीका ने आपने हुर्मुज में अमरीकी जंगी जहाजों पर हमलों से मुंसलिक करार दिया, उन्होंने कहा मेरा ख्याल में वो ये कहना चाहते हैं कि ईरान के इकदाम के जवाब में एक नपी तुली कार्रवाई है। वो ये पैगाम दे रहे हैं कि अब यहां कुछ चीजों पर हमला कर सकते हैं लेकिन हम उसका जवाब जरूर देंगे। तजियाकार ने कहा कि अमरीकी इंतजामिया को उम्मीद है कि इस रद्द-ए-अमल से सूरत-ए-हाल हल हो जाएगी, लेकिन ये इस बात पर मुनहसर है कि आया ईरान मामलात को सफारती अंदाज में आगे बढ़ने देगा या फिर जवाबी कार्रवाई करेगा। सो ये बेसिकली एक सिग्नलिंग थी, आप कह सकते हैं, कि ईरान और अमरीका के दरमियान जो कल रात को हुई है। इसके साथ साथ इस्माइल बकाई जो तर्जुमान है ईरानी वजारत खारजा के, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये अरबी का एक मुहावरा है जिसे ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने बेसिकली जो है वो ट्वीट किया है। तो उसके अंदर, इस ट्रांसलेशन के अंदर बेसिकली वो कहते हैं कि जो बेसिकली उन्होंने फारसी के अंदर जो है वो लिखी हुई है, कहते हैं अगर तुम शेर के नोकीले दांत नुमाया देखो
तो ये हरगिज ना समझना कि शेर मुस्कुरा रहा है, कि यानी अगर आप हमें अगर हंसता हुआ देख रहे हैं, मतलब वो जाहिर बात है ईरान को जो है वो शेर के साथ तशबीह दे रहे हैं कि अगर तुम हमें हंसता हुआ देख रहे हो, हमारे दांत नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हम तुम्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं। यानी कि शेर जो है वो हमला करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से दांत जो है वो ये नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान शानदार रहा है और उनके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम की क़यादत भी शानदार रही। उन्होंने हमसे कहा कि हम ये कार्रवाई ना करें, अगर जरूरत पड़ी तो हम दोबारा इस तरफ जाएंगे। उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान हमसे ये ना करने की दरख्वास्त की थी। सो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियरली जो है वो पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि जनाब पाकिस्तान की वजह से जो है वो इस वक्त ये सीज फायर जो है वो सिलसिला ये चल रहा है आगे। एक दफा फिर जो है वो पाकिस्तान को इसका क्रेडिट जो है वो दिया गया है। इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जो है अब थोड़ी सी मैं उनकी पिछले 4-5 दिन के अंदर मैं देख रहा हूं कि मिलिटरीली जो है वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोएक्टिव जो है वो होना शुरू हो गए। उनकी वजारत दिफा की जानिब से कल रात को ट्वीट किया गया, मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इस वक्त ईरान से आने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। और वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनाई देने वाली आवाजें UAE की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को रोकने की कार्रवाइयों का नतीजा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मिसाइलों और बगैर पायलट फ़िज़ाई खतरात के खिलाफ फ़ाल कार्रवाई कर रहे हैं। वजारत दिफा ने जोर देकर कहा कि मुल्क भर में सुनाई देने वाली आवाजें मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ जारी दिफाई कार्रवाइयों के बायस हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मिस्री स्क्वाड्रन भी जो है वो उन्होंने वहां पे लाके लैंड करवाया है और उसके अंदर राफेल तैयारे जो है वो बताए जाते हैं और उनको वहां पे डिप्यूट सिर्फ इसलिए किया गया है कि अब अगर मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर जो है कोई बड़े लेवल के अटैक्स होते हैं तो उसके बाद इसका जो है वो जवाब दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक घर के अंदर से बड़ी एक बहुत बुरी खबर जो है वो उनको मौसूल हुई है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुख्तलिफ टैरिफ्स लगाए हुए थे उस पर जो 10% ग्लोबल टैरिफ लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, आज से चंद महीने पहले की बात है, उसे जनाब गैर आईनी गैर कानूनी करार दे दिया गया है वहां के सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। विफाकी जजों के एक पैनल ने फैसला दिया कि ट्रंप ज्यादातर दरामदात पर टैरिफ कानूनी तौर पर नाफिज नहीं कर सकते। विफाकी जजों के एक पैनल ने करार दिया कि ट्रंप ने ज्यादातर अमरीकी दरामदात पर 10% टैरिफ आयद करके कानून की खिलाफ वर्जी की है। यह व्हाइट हाउस के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी धचका है। मुनक़सिम फैसले में अमरीकी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने कहा कि ट्रंप ने फरवरी में ये महसूलात नाफिज करते हुए एक दहाइयों पुराने तजारती कानून का गलत इस्तेमाल किया। इससे पहले उनकी सख्त टैरिफ के एक और सेट को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। सो एक और कोर्ट है जिसने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो ये खिलाफ फैसला दिया, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि बेसिकली जिन रियासतों ने मुख्तलिफ स्टेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप के इस हुक्म के अगेंस्ट जो है वो जो अपील की थी ये सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होगा या ये ओवरऑल पूरे तमाम स्टेट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को घर के अंदर से जो है ये बुरी खबर मौसूल हुई है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो खुशखबरियां हैं, 3 खुशखबरियां जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिनका 2 का ताल्लुक जो है वो दिफाई निजाम के साथ है। सबसे पहली खबर जो है वो ये है कि जनाब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है, उसने खुद ये खबर जो है वहां पे शाया की है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है और भी ज्यादा कंफर्म होती है। और उसकी हेडिंग ये है कि चाइनीज J-35 स्टेल्थ जेट्स सेट टू गिव पाकिस्तान एज ओवर इंडिया इन 5th जनरेशन टेक। सो यानी पाकिस्तान को उनके जो तेज तरीन J-35 लड़ाका तैयारे हैं चाइना के J-35 वो जनाब अब पाकिस्तान को जो है वो मिलने वाले हैं। और खबर मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद तबसरा करते हैं इस पे। उन्होंने कहा जी 1 साल कबल इंडिया के बड़े फिजाई हमले को चीनी जंगी तैयारों और मिसाइलों की मदद से नाकाम बनाने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने जुमेरात को अपनी फिजाई बेड़े को मजीद J-10C तैयारों की खरीदारी और दोनों इत्तेहादी ममालिक के इश्तराक से तैयार करदा J-17 थंडर की बड़ी अपग्रेडेशन के जरिए जदीद बनाने के मंसूबों का ऐलान किया। PAF ने मजीद तस्दीक की कि उसने 5वीं नस्ल के शेंगयांग J-35 स्टेल्थ फाइटर की खरीदारी के लिए इब्तदाई इश्तराकी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, ताहम मुआहदे की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। क़यासराइयां जारी हैं कि पाकिस्तान रवां साल के इख्तिताम तक J-35 तैयारों की इब्तदाई खेप हासिल कर सकता है इस साल के एंड तक। खास तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते चाइना सेंट्रल टेलीविजन की जानिब से इस तैयारे के पहले मुकम्मल ऑपरेशनल एक्सपोर्ट वर्जन की वीडियो नशर किए जाने के बाद चूंकि अब तक बैरून मुल्क इसका वाहिद मुमकिन खरीदार पाकिस्तान एयरफोर्स है, इसलिए इसे वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के लिए समझा जा रहा है। तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स में चीनी 5वीं नस्ल के जंगी तैयारों की शमूलियत भारत के साथ फिजाई ताकत के तवाज़ुन को बदल देगी, क्योंकि भारत के पास अगरचे फ्रांस और रूस से खरीदे गए 4.5 नस्ल के जंगी तैयारों का बड़ा बेड़ा मौजूद है, लेकिन वो स्टेल्थ तैयारों के हसूल में पाकिस्तान से पीछे है। रिटायर्ड भारतीय फजाइया स्क्वाड्रन लीडर और फाइटर पायलट के मुताबिक अमली लिहाज से यह हसूल यकीनन PAF को पहले से यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को पहले से ज्यादा खतरनाक करीब बना देता है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दिए जाने वाले सिर्फ 2 या 3 J-35 स्क्वाड्रन भी भारत की अददी बर्तरी को नुमाया तौर पर कम कर सकते हैं। चूंकि J-35 जैसे स्टेल्थ तैयारे जमीनी रडार से बचने के लिए तैयार किए जाते हैं, इसलिए मुखालिफ फिजाई अफवाज को लड़ाका तैयारों, इब्तदाई वार्निंग जहाजों पर नस्ब फिजाई रडारों पर इन्हिसार करना पड़ता है। बीबीसी के मुताबिक 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के मुंदरजा झेल फीचर्स ये हैं। स्टेल्थ फीचर यानी ये इसका मतलब जो मुख्तलिफ फीचर्स है उसमें से स्टेल्थ फीचर क्या है कि यानी कि अपने डिजाइन के जरिए रेडार के ऊपर दिखाई नहीं देता। एवियोनिक्स सेंसर फ्यूजन यानी इसके रेडार, नेविगेशन और फायर कंट्रोल सिस्टम तमाम ही हम आहंग यानी कि सिंक्रोनाइज होकर चलते हैं, जिससे पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस जो है वो बेहतर हो जाती है। पायलट को इन तमाम चीजों की कोऑर्डिनेशन से काफी हेल्प मिलती है। सुपर क्रूज यानी अगर आप सुपरसोनिक परवाज कर रहे हो तो आप बहुत कम ईंधन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इससे तैयारा तवील अरसे तक फिजा में रह सकता है और उसकी रेंज बढ़ जाती है। यानी जारी बात है, जिस तरह गाड़ियों के टैंक होते हैं, अगर मैं आम अल्फाज में बात करूं, इसी तरह फाइटर जेट्स के भी जो है वो टैंक्स होते हैं। वैसे तो इनको कईयों को रिफ्यूल भी किया जाता है। आप आजकल ईरान अमेरिका जो जंग जब हो रही थी तो जो एयर टैंकर्स थे वो इस्तेमाल किए गए थे, ऑयल टैंकर्स इस्तेमाल किए गए थे, उसमें तबाह भी हुए थे, एक्चुअली नुकसान भी पहुंचा था अमेरिका के टैंकर्स को, लेकिन वो रीफ्यूलिंग के लिए जो है रीफ्यूलिंग टैंकर्स जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरहाल तो ये जो तैयारा है F-35, इसकी जो रेंज है ये काफी ज्यादा एक्सटेंडेड है, और रेंज एक्सटेंड होने का मतलब है कि आप दुश्मन मुल्क के काफी अंदर जाके जो है वो अटैक कर सकते हैं और अटैक करके उसके बाद जो है वो वापस आ सकते हैं। एक सर्टन रेंज ऑब्वियसली होती है, आप वहां तक जो है उसको ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये उसके बारे में जो है वो बताया जा रहा है। इसके साथ साथ नेटवर्क सेंटर यानी कि बाकी तमाम सिस्टम्स के साथ आप जुड़े हुए होते हैं जो ग्राउंड पर हो, जैसे रेडार या फिजा में हो, जैसे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स या UAVs और ड्रोन्स। सो बेसिकली अब जो नई मैंने शायद आज से चंद हफ्ते पहले एक व्लॉग में भी आपको बताया था कि आगे चल के, ये मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं कि आगे चल के आमतौर पर तो अभी तक आप यही सुनते होंगे ना कि जनाब एक लड़ाका तैयारा था या उसका एक ग्रुप था, वो जनाब उड़ा 4 या 5 उन्होंने इकट्ठे उड़े और जाके उन्होंने अटैक किया। आगे चल के इस जो जंग करने के तरीके होंगे ना, इसमें तब्दीली आएगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लड़ाका तैयारा खुद नहीं ट्रेवल कर रहा होगा, बल्कि उसके साथ ड्रोन्स भी ट्रेवल कर रहे होंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, मतलब एक लड़ाका तैयारे के साथ 1, 2 या 3 ड्रोन्स भी साथ साथ ट्रेवल कर रहे होंगे, और जहां पे एक जगह लड़ाका तैयारा जो है वो खुद अटैक करेगा, वो ड्रोन्स को भी ऑपरेट करते हुए वो अटैक करवा सकता है। यानी जिस जगह के ऊपर लेट्स से वहां पे लड़ाका तैयारे की स्पीड काफी तेज होती है, अगर आपने स्पीड को स्लो करना है तो वो स्लो भी एक हद तक हो सकता है, लेकिन ड्रोन जो होता है वो ज्यादा करीब जा सकता है। वो जो है वो जिसे कहते हैं कि कामाकाजी ड्रोन बन सकता है कि आप उसको बेसिकली उस ड्रोन को स्पेसिफिक एक टारगेट को लॉक करके जो है उस ड्रोन को वहां पे अटैक करवा सकते हैं। सो ये कैपेबिलिटीज जो है आने वाले दौर की मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो जिस तरह आपने जो पाकिस्तान भारत की जंग हुई थी इसमें आपने देखा था कि ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हुआ था। अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई इसमें ड्रोन्स का बहुत इस्तेमाल हुआ, दोनों साइड से हुआ। ईरान ने बहुत ज्यादा किया, ईरान ने मुख्तलिफ खलीजी ममालिक के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए। सो आगे चल के आप ये देखिएगा कि ये सिंक्रोनाइजेशन भी जो है वो आपस में स्टार्ट होगी। तो ये जो J-35 लड़ाका तैयारा है इसके अंदर ये कैपेबिलिटी जो है वो बताई जा रही है कि ये उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन कर सकेगा। ऑब्वियसली जो पुराने वर्जन्स के जो जहाज हैं उनके अंदर ये क्वालिटीज नहीं होती, लेकिन अब आने वाले जो मजीद जो जहाज आएंगे, जो नए वर्जन आएंगे, उनके अंदर ये कैपेबिलिटीज जो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ये J-35, दूसरी बात ये खबर के मुताबिक मैं अब जरा कुछ इंफॉर्मेशन में खुद आपसे शेयर कर रहा हूं कि J-35 जो लड़ाका तैयारा है इसके बारे में बहुत पहले से, ये तो अब बाकायदा तौर पे मतलब अब ये मीडिया के अंदर ये खबरें आ रही हैं, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इवन जो ऑपरेशन सिंदूर हो भी रहा था उससे पहले से ये इतलात थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं वो J-35 को उड़ाने की ट्रेनिंग करने के लिए ऑलरेडी चाइना जा चुके हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है वो पहले से ही शुरू हो चुकी है। जाहिर बात है यहाँ पे इस तरह नहीं होता कि जनाब आपने लेट्स से आपने प्लान किया कि जनाब हमने ये जहाज खरीदना है, अब आपने पहले जहाज खरीद लिया, बाद में पायलट्स की ट्रेनिंग हो रही होती नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जब आप ये फैसला करते हैं, आप जाहिर बात है उसकी ऑर्डरिंग होती है, ये चीजें और टॉप सीक्रेट होती हैं ऑब्वियसली, इन चीजों को उसी वक्त जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता। तो आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा जी 2000 आज से 2 साल के बाद जो है ना ये जहाज आपने हमें डिलीवर करने हैं या आप हमें देंगे, वॉट एवर इज द केस। तो उसके दौरान ही, उस टाइम पीरियड के दौरान ही, ऑब्वियसली ये जहाज है, ये कोई 1 महीने में तो बन नहीं जाता, इसको काफी टाइम लगता है, कई साल लग जाते हैं जहाज को बनाने में। तो तब आप अपने पायलट्स फिर भेज देते हैं कि आप उनकी ट्रेनिंग करवाते रहें। और जाहिर बात है कि एक आधा पायलट नहीं होता, एक से ज्यादा पायलट्स होते हैं और उनकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाती है।
कि ताकि उसके बाद जब आपके पास जहाज आ जाए, जब आपकी सरजमीन पे लैंड हो जाए, आपकी स्क्वाड्रन के अंदर एयरफोर्स का वो हिस्सा बन जाए, तो उसको उड़ाने वाले पायलट्स जो हैं वो पहले से ही तैयार हो। और सिर्फ पायलट्स नहीं, ऑब्वियसली फिर उसके अंदर टेक्नीशियंस भी आते हैं, नेविगेटर्स भी आते हैं, उनको जो कंट्रोल रूम से सपोर्ट देने वाला स्टाफ होता है, वो सब कुछ जो है उनकी ट्रेनिंग उसके मुताबिक होती है। सो ये बेसिकली वो है। और ये मेरी इतलात के मुताबिक 1 साल पहले से जो है वो इसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। अब चूंकि इसी साल के आखिर में ये बात की जा रही है कि जनाब अब ये लड़ाका त्यारा जो है वो आपको डिलीवर होने वाला है, तो अब इसकी खबरें जो है वो आना शुरू हुई। और मेरे ख्याल में आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो मजीद खबरें भी जो है वो सामने आएंगी। तो ये होगी एक खुशखबरी जो मैंने आपसे पहले की। दूसरी खुशखबरी वो ये है कि जनाब पाकिस्तान ने अवामी तौर पर नए फतह 3 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो है रूनुमाई कर दी है। अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान ने ये उस वक्त किया है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जब एक्चुअली ऑपरेशन सिंदूर या पाकिस्तान भारत की जंग को जो है वो 1 साल पूरा हो चुका है। चीन की कंपनी ग्वांगडोंग होंगडा उसके HD-1 मिसाइल का मुकामी तौर पर तैयार करदा मॉडल जो है उसे करार दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रोड मोबाइल 2 कनिस्टर वाले TAL निजाम पर मबनी मिसाइल में एक 3 से 4 की रफ्तार हासिल मार्क 3 से 4 की रफ्तार हासिल कर सकता है, जबकि इसकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर और वॉरहेड का वजन 240 से 400 किलोग्राम तक है। ये समंदर की सतह के करीब प्रवास करते हुए इंतहाई दुरुस्त जमीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह मिसाइल पाकिस्तान की फतह सीरीज को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के शोबे में वसअत देता है और इसे खित्ते में भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के बराह रास्त जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो एक बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी के लिहाज से जो है वो ये मिसाइल कंसिडर किया जाता रहा है मिलिट्री हलकों के अंदर। और अगर आपको याद हो तो मेजर गौरव आर्या का वो क्लिप मुझे एकदम याद आ गया। जब ये जंग हो रही थी तो उसने वो जब झूठ बोला था कि जनाब कराची पे हमला हो गया है, नेवी के ऊपर हमला हो गया है और लाहौर की बंदरगाह पे हमला हो गया, वो जो कुछ, तो वहां पे उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि ब्रह्मोस उड़ाओ, ब्रह्मोस मिसाइल से जब वो हमले करो। ये उनका सबसे तगड़ा मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। तो पाकिस्तान के ने अब बिल्कुल उसी के लेवल का ये मिसाइल जो है फतह 3 मिसाइल जो है वो अब अवामी तौर पे डिक्लेयर कर दिया है कि अब पाकिस्तान के आर्सेनल के अंदर जो है वो मिसाइल भी आ गया है। ये कितना खतरनाक है, ये भारत के लिए कितना खतरनाक है, इसकी तकलीफ वहां पे कितनी हो रही है, ये मैं अब आपको सुनाना चाहूंगा। भारतीय सहाफी हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं कारमन दीप बाजवा, उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जी आखिरकार पाकिस्तान को ब्रह्मोस के बराबर एक निजाम मिल गया है। फतह 3 भी ब्रह्मोस की तरह रोकना तकरीबन नामुमकिन है। हमारी फौज और फजाइया के तमाम अड्डे और कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में मौजूद दीगर अहम तंसीबात इंतहाई गैर महफूज हो जाएंगी, क्योंकि फिजाई दिफाई निजाम के पास मार्क 3 की रफ्तार से सफर करने वाले इस सुपरसोनिक मिसाइल को शनाख्त करने, ट्रैक करने और निशाना बनाने के लिए बहुत कम और बिल्कुल वक्त कम नहीं होता। पाकिस्तान ने इसकी रूनुमाई ऑपरेशन सिंदूर की पहली सालगिरह पर की है, जिससे एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि वो भी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की दौड़ में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। सो बेसिकली ये कह क्या रहे हैं, S-400 सिस्टम, वो एक सिस्टम जो बेसिकली पाकिस्तान ने आज से 1 साल पहले जिसकी एक बैटरी को तबाह किया था, जो अभी रिसेंटली इन्होंने दोबारा मंगवाया है रशिया से, और एक और एक्सपेक्टेड है कि वो शायद नवंबर में आ रहा है इंडिया के अंदर। बेसिकली वो क्या करता है, वो बेसिकली आने वाले मिसाइलों को जो है वो टारगेट करता है, एक दिफाई निजाम बनाता है और उसको टारगेट करता है, लेकिन वो एक सर्टेन स्पीड के मिसाइलों को टारगेट कर सकता है। अगर उस स्पीड के मिसाइल की स्पीड बहुत तेज है तो फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ये उसकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है, चूंकि अब सुपरसोनिक मिसाइल की रेंज के अंदर जो है पाकिस्तान भी अब आ चुका है, तो हमारे, उन्होंने कहा ये तमाम इलाके, ये तमाम स्टेट्स जो है, हरियाणा, पंजाब, मकबूजा कश्मीर, इसके अंदर जहां जहां पे इनकी मिलिट्री एयर बेसिस हैं या इनके जहाज जहां पे लैंडेड, अगर आपको याद होगा जब वो, मुझे नहीं पता आप उस वक्त ये कवरेज देख रहे थे कि नहीं, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि भारत ने पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ साथ जो है वो 100 से ज्यादा लड़ाका तैयारे जो है वो लैंड अपने वहां पे पार्क किए हुए थे, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर, मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर जो है उन्होंने पार्क किए हुए थे। सो इसलिए जरूरी होता है कि आपके पास किस किस्म का आर्सेनल जो है उस जंग के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। सो एक खबर जो है वो ये हो गई। इसके अलावा एक और खबर जो है वो पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स से रिलेटेड है और वो है प्रॉपर्टी सेक्टर का से रिलेटेड। और बेसिकली खबर यह है कि विफाकी आईनी अदालत ने गैर मनकूला नॉन मूवेबल जायदाद पर लगने वाले 1% के ऊपर इनकम टैक्स जो है वो खत्म कर दिया है। विफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कायम बेंच ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए प्लॉटों और गैर मनकूला जायदादों पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7A को
आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। इस सेक्शन के तहत एफबीआर के तमाम इकदाम को गैर आईनी करार देते हुए अब खत्म कर दिया गया। अब ये बेसिकली ये 7A है क्या, ये मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूं और इसके फिर असरात क्या होंगे ये जरा मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली ये रियल स्टेट सेक्टर के लिए जो है बहुत अच्छी खबर है। रियल स्टेट सेक्टर पिछले चंद सालों में आप देख रहे हैं काफी तक फ्रीज हुआ था, लेकिन अब वहां पे एक्टिविटी आपको नजर आना शुरू होगी क्योंकि ये कानून जो है वो खत्म हुआ। अब ये कानून क्यों इतना इंपॉर्टेंट क्यों था मतलब रियल स्टेट सेक्टर के हवाले से, इसमें मैं आपको बताता हूं। ये बेसिकली एक ऐसा कानून था जिसे सेक्शन 7A के नाम से जो है वो जाना जाता था। 2022 में फाइनेंशियल ईयर 2023 बनता है उसमें लगाया गया था। इस कानून के तहत अगर आपका कोई घर, प्लॉट या जायदाद 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की है तो हुकूमत हर साल इसकी मालियत का 1% टैक्स जो है वो मांगती थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अगर चाहे आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, खाली प्लॉट, मिसाल चलें वो हमारे यहाँ पे प्लॉटों का बड़ा काम होता है ना, अगर आपने खाली प्लॉट लिया हुआ है, आप उसके पे काम नहीं कर रहे, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो गवर्नमेंट कहती थी कि इसके ऊपर आप हमें टैक्स दें। अगर इसकी वैल्यू 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो आप हमें इसके ऊपर टैक्स दें। अब चाहे आप उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएं ना बनाएं, आप उसको किराए पे दें या ना दें, आपने हर सूरत टैक्स देना है। और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोगों ने प्लॉटों के अंदर जो है वो काम करना बंद कर दिया था, इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। और अब जाके, और जाहिर बात है रियल एस्टेट सेक्टर जो है इसके ऊपर काफी तिलमिला रहा था, पिछले कई सालों से तिलमिला रहा था कि इससे जो है वो खत्म होना चाहिए। अब ये खत्म कर दिया गया है। सो इसकी वजह से अब एक्सपेक्टेड है ऑब्वियसली, आई डोंट नो ये होता है कि नहीं होता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसके अंदर भी डेवलपमेंट्स जो है वो तेज हो जाएंगी। तो बेसिकली आईनी अदालत ने कानून जो है गैर कानूनी करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये शुरू से ही जो है वो गलत था। अब जायदाद रखने का बेसिकली अगर आप ये प्लॉट्स लेते भी हैं तो एक तो इसका खर्चा कम होगा आपके ऊपर, आपको हर साल ये जो टैक्स देना पड़ता था अब वो नहीं देना पड़ेगा। लोग बेखौफ होकर जो है प्लॉट और घर जो है वो खरीद सकते हैं। मार्केट में खरीदो फरोख्त जो है वो बढ़ेगी और कीमतों में भी एक्सपेक्टेड है, आई डोंट नो ये होता है या नहीं होता, लेकिन कीमतों में भी एक्सपेक्टेड है कि प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर जो है वो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और जाहिर बात है इसकी वजह से जो तामीरात का सेक्शन है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, जो स्टील वाले हो गए, सीमेंट वाले हो गए, मजदूर हो गए, सबके लिए जो है ऑब्वियसली अगर डेवलपमेंट होगी तो ये प्राइसेस जो है वो मजीद बढ़ सकती है। सो इट्स गुड न्यूज फॉर इन्वेस्टर्स इन द रियल एस्टेट सेक्टर। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।